देखिए, पिछली कक्षा में हम बीए पार्ट सेकेंडरी की आपकी कक्षा चल रही थी और उसमें आपको अमेरिका के संविधान के बारे में बताया था कि अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो हमने अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ा था पिछली कक्षा में कि अमेरिका का संविधान जो है बहुत ही विश्व का सबसे संक्षिप्त, सबसे लिखित छोटा संविधान है, क्योंकि उसमें संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं और हम बात करें तो उसमें केवल 4000 शब्द हैं जो 10 से 12 पन्नों पर जो है संविधान में लिखित रूप में अंकित हैं। तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है और ये बताया था कि अमेरिका में जो है न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रतिपादित है। उसी प्रकार से अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बताया था कि अमेरिका के संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें हम देखते हैं केंद्र और शक्तियों के बीच में जो विभाजन जो है पूरी तरह से संविधान में वर्णित है। इसी प्रकार हमने सीमित शासन के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान के बारे में बताया था कि अमेरिका के संविधान में सीमित शासन के सिद्धांत को अपनाया गया। तो उसके बाद में हम अगली विशेषता देखते हैं अमेरिकी संविधान की कि अमेरिकी संविधान में हम देखते हैं कि नागरिकता व मताधिकार। तो देखिए, अगली विशेषता हम देखते हैं नागरिकता व मताधिकार। हमने 9 विशेषताएं पढ़ ली थी। 10वीं विशेषता है नागरिकता व मताधिकार। तो देखिए, अमेरिकी संविधान में नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है और वहां पर भी जो है मताधिकार की बात वयस्क आधार पर है और वयस्क होने पर स्त्री पुरुष सभी को वहां पर समान रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो इसी प्रकार वहां पर हम देखते हैं, हमने देखा कि अमेरिका का संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य पर आधारित है और लोकतांत्रिक गणराज्य में राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित रूप से प्रतिनिधि होता है, निर्वाचित होता है। तो शासन का अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित है। तो हम देखते हैं कि उसमें हम मत के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति जो होता है मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है और मताधिकार के आधार पर उम्मीदवारों को नागरिक चयनित करते हैं और उम्मीदवार जो है जब निर्वाचन में विजयी हो जाते हैं तो उसके बाद में वो सरकार संभालते हैं और शासन कार्यों में वो जो है अपना प्रशासनिक कार्यों को कुशलता पूर्वक संचालित करते हैं। इसी प्रकार हम नागरिकता की बात करें तो हमारे यहाँ पर भारत में एकल नागरिकता है, जबकि हम देखते हैं कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था की एक हमें अलग खासियत देखने को मिलती है कि वहां पर दोहरी नागरिकता हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता वहां पर प्राप्त है नागरिकों को, कि व्यक्ति जो है केंद्र की नागरिकता भी प्राप्त है और जिस राज्य में वह निवास करता है वहां की नागरिकता भी उसे प्राप्त है। तो अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता हमें देखने को मिलती है, लेकिन संघीय शासन में हम देखते हैं कि तो जो है दोहरी नागरिकता इसकी विशेषता है, लेकिन हमने जो है एक अलग स्वरूप को अपनाया है भारत में और हमारे यहाँ पर इकहरी नागरिकता है जिसमें भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय के नाम से ही जाना जाता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र के स्तर की नागरिकता अलग है और राज्य के स्तर की नागरिकता अलग है। तो अमेरिका में नागरिकता का दोहरा स्वरूप है, दोहरी नागरिकता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। अगली विशेषता हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है अमेरिका में नागरिकों के मूल अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है। तो देखिए, नागरिकों के मूल अधिकार अगली विशेषता है अमेरिकी संविधान की। नागरिकों के मूल अधिकार तो देखिए, हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं
और प्रत्येक व्यक्ति को जो है मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। संविधान में सभी नागरिकों के अधिकार लिखित रूप में दिए गए हैं और अमेरिकी संविधान जो है नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसका लिखित रूप में संविधान में वर्णन है। तो अमेरिकी संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार पूरी तरह से वर्णित है, जैसे मौलिक अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सब अधिकार वहां पर नागरिकों को प्राप्त हैं। तो अमेरिकी संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी वह नागरिकों को प्रदान करता है, क्योंकि अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत प्रतिपादित है और न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के द्वारा जो न्यायपालिका है वो संविधान की सुरक्षा करने का दायित्व भी निभाती है और उसी के साथ साथ वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी जो है नागरिकों को प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकार जो हैं संविधान में, अमेरिकी संविधान में वर्णित हैं और नागरिकों को वहां पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इस प्रकार अमेरिकी संविधान जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात करता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां पर जो है पहले 10 संशोधन द्वारा पहले 10 संशोधन के द्वारा पहले 10 संशोधन के द्वारा जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संशोधन के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिन्हें नागरिक अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से अधिकार पत्र कहा जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से अधिकार पत्र कहा जाता है। सामूहिक रूप से अधिकार पत्र कहा जाता है और इसके अलावा 13वें, 14वें और 15वें इसके अलावा 13वें, 14वें और 15वें संविधान संशोधन के द्वारा 13वें, 14वें, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा 13वें, 14वें संविधान संशोधन के द्वारा भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार अमेरिकी संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णन करता है और नागरिकों को जो है इसकी सुरक्षा भी प्रदान करता है, क्योंकि अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत प्रतिपादित है, जिसमें संविधान की रक्षा के साथ साथ न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। अगला हम देखते हैं अगली विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और नियंत्रण में संतुलन का सिद्धांत। तो देखिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और
नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। तो देखिए, अमेरिका में मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है और मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत उसकी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में वर्णित है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया है कि शक्तियों का जो पृथक्करण किस प्रकार से है। इसमें उसने बताया है कि कार्यपालिका का कार्य जो है कानूनों को क्रियान्वित करना, व्यवस्थापिका का काम कानूनों का निर्माण करना, कानूनों को निर्मित करना, और न्यायपालिका का कार्य क्या है, बने हुए कानूनों के आधार पर न्याय करना। तो मॉन्टेस्क्यू ये कहता है कि कार्यपालिका अपने क्षेत्र में कार्य करे, वो नीतियों और निर्णयों को क्रियान्वित करने का कार्य करे, और व्यवस्थापिका का मतलब जो संसद है वो कानूनों को निर्मित करे, कानून निर्माण का कार्य करे। इसी प्रकार से जो न्यायपालिका है उसका कार्य न्याय करने का है, वो न्याय करे। तो मॉन्टेस्क्यू ये कहता है कि शासन की जो 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और शासन की इन तीनों अंगों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है। इसलिए शासन के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें। तो देखिए, शासन को अत्याचारी बनने से रोकने के लिए जो है अमेरिका में इस सिद्धांत को अपनाया गया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, कि शासन जो है अत्याचारी न बन सके। तो इसलिए शासन को अत्याचारी बनने से रोकने के लिए अमेरिकी संविधान में इस सिद्धांत को अपनाया गया है। उसी प्रकार से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनों अलग अलग दिशाओं में कार्य न करें। इस कारण से इन तीनों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने के लिए नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के द्वारा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे तो शासन निरंकुश हो जाएगा, शासन में मनमानी होने लगेगी, और इस प्रकार से शासन में निरंकुशता को रोकने के लिए, शासन में मनमानीपन को रोकने के लिए, शासन में समन्वय और संतुलन बिठाने के लिए वहां पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है, ताकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के द्वारा शासन में जो गतिरोध उत्पन्न न हो, तो शासन में गतिरोध उत्पन्न न हो, इस कारण से अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है, जो कि हम आने वाली कक्षाओं में, आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे कि आपके टॉपिक में है। तो इस सिद्धांत को हम आगे पढ़ेंगे अच्छी तरह से, व्यापक रूप से। तो अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। अगली विशेषता हम देखते हैं। अगली विशेषता है कि एक गतिशील संविधान है। तो देखिए, अगली विशेषता है अमेरिकी संविधान की एक गतिशील सिद्धांत, एक गतिशील संविधान है। तो देखिए, अमेरिकी संविधान एक गतिशील सिद्धांत है और समय और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप इसमें इतनी क्षमता है कि ये समय और बदली हुई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है। जिस प्रकार से अमेरिका में समय इतना पुराना संविधान है, उसके बावजूद भी अमेरिका का संविधान आज भी प्रासंगिक है। आज भी इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता हम देखते हैं कि विश्व का सबसे जो है शक्तिशाली देश होने के कारण इसका संविधान जो है पुराना होने के बावजूद भी इसमें निरंतरता, गतिशीलता बनी हुई है, क्योंकि समय के अनुरूप ये अपने आप को ढालने में सक्षम रहा है और समय के अनुरूप, बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप इसने अपने आप को ढालने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है। तो इस प्रकार अमेरिका का जो संविधान है वो गतिशील है और इसमें जो है अपने साथ साथ बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप इसने अपने आप को ढाला है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि विश्व के संविधानों में अमेरिकी संविधान का महत्वपूर्ण स्थान है
और ये विशेषताएं आपको इसलिए बताई गई हैं ताकि, जैसे कि आपकी परीक्षा में कई बार आता है कि अमेरिकी संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए, और अमेरिका के संविधान का हम जो है बहुत ही व्यापक रूप से जो है वर्णन तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो है समय का हमारे पास में जो है अभाव है, कोर्स बड़ा है और समय पर कोर्स पूरा करना है। तो इसलिए जो है मैंने आपको ये संविधान की एक तरह से कहानी के रूप में आपको बताया कि किस प्रकार से संविधान के प्रमुख विशेषताएं क्या है, और जो आपके आने वाली कक्षाओं में भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इस संविधान की विशेषताएं यदि हम सही ढंग से समझ लें तो हम उस देश के बारे में बहुत कुछ जो है हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है और हम बहुत कुछ उस देश के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि ये विश्व के संविधान है। और इस पुस्तक में हमने देखा कि पहले हमने ब्रिटेन का पढ़ा संविधान और अब अमेरिका का संविधान है, तो इसमें विश्व के संविधान हम दूसरे देशों के संविधानों को उनकी विशेषताओं के आधार पर ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इन विशेषताओं का जो है बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपको बताया है कि इस देश की विशेषताएं क्या है, ताकि आप उस देश के बारे में समझ सकें और उस देश के बारे में आपको पता जो है लग जाए कि उस देश में मुख्य रूप से क्या क्या विशेषताएं हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में भी जो है कई बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार अमेरिका जो बहुत ही शक्तिशाली देश है, और शक्तिशाली देश होने के कारण हम देखते हैं कि वो अपना पूरे संपूर्ण विश्व पर जो है अपना दबदबा आज भी बनाए हुए है और उसका दबदबा आज भी बरकरार है। तो इस प्रकार हमने अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको बताया। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान जो है अपने आप में इन सब विशेषताओं से परिपूर्ण है और एक बहुत ही शक्तिशाली संविधान है। तो आपका अगला टॉपिक जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का आता है, तो हम उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है किस प्रकार से निर्वाचित होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हाल ही में अमेरिका में जो है राष्ट्रपति के चुनाव हुए। उन इलेक्शनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है हार हासिल हुई और नए राष्ट्रपति जो बाइडेन नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। तो देखिए, अमेरिका जो है एक विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और शक्तिशाली देश होने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति का पद जो है विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा किस प्रकार से अमेरिका में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को जो है किस प्रकार उन्होंने विजयी होने के बावजूद भी उन्होंने कोर्ट के फैसले का इंतजार किया और वहां पर जो हम कहते हैं मतदान प्रक्रिया, लोगों ने मतदान किया, लेकिन किस प्रकार से किया कि वहां पर डाक के द्वारा लोगों ने अपने मतदान को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उसमें भूमिका निभाई और डाक के द्वारा लोगों ने मतदान किया। तो इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति का पद विश्व का सबसे महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं कि विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जिसका संचालन अमेरिका करता है। तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में कि अमेरिका जो है संपूर्ण विश्व का संचालन करता है और इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति का पद जो है विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिष्ठित पद है। तो आपके परीक्षाओं में आता भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन व्यवस्था क्या है और अमेरिकी राष्ट्रपति के शक्तियों और कार्य का आप इनकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए, आपका अगला टॉपिक है अमेरिकी राष्ट्रपति। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और इसमें हम देखते हैं कि अमेरिका की जो है कार्यपालिका शक्ति जो है
राष्ट्रपति में निहित है। तो देखिए, कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति है, और अमेरिका में राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित है। तो इस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कार्यपालिका का अध्यक्ष है, और इस कारण पूरे विश्व की एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मालिक जिसे हम कहते हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति को ही हम मान सकते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पद अमेरिकी राष्ट्रपति का पद हम मानते हैं। तो इस प्रकार कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण और विश्व में इस पद का बहुत ही प्रतिष्ठा है, तो इस कारण से अमेरिकी राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है सरकार और राज्य दोनों का अध्यक्ष है। राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति सरकार व राज्य दोनों का अध्यक्ष है। क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो देखिए, अमेरिका में कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से सरकार का अध्यक्ष भी वही होता है। तो हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति सरकार व राज्य दोनों का अध्यक्ष है, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जबकि हम देखते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में दो तरह की कार्यपालिका पाई जाती है, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल होता है। लेकिन अमेरिका में हमने अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, तो इस कारण वहां पर एक ही तरह की कार्यपालिका पाई जाती है, और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, वहां पर एक ही तरह की कार्यपालिका है वास्तविक कार्यपालिका, उसका अध्यक्ष है राष्ट्रपति। तो इसलिए अमेरिका में राष्ट्रपति सरकार और राज्य दोनों का अध्यक्ष है। तो देखिए, प्रमुख परिभाषा है ऑक के शब्दों में उसने लिखा है कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति संसार का सबसे महान शासक हो गया है। तो देखिए, ऑक की परिभाषा है, ऑक के शब्दों में कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का महानतम आज अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे महान शासक बन गया है। विश्व का या संसार का विश्व का सबसे महान शासक बन गया है, सबसे महान शासक बन गया है। विश्व का सबसे महान शासक बन गया। उसी प्रकार से लास्की ने भी लिखा है कि ऐसी कोई विदेशी संस्था नहीं है जिसके साथ अमेरिकी के राष्ट्रपति की तुलना की जा सके। तो देखिए,
लास्की के शब्दों में, लास्की के शब्दों में, लास्की के शब्दों में ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसकी तुलना, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सके, जिसकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से, अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सके। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में ऑग ने लिखा है कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे महान शासक बन गया है, जो कि हम देखते हैं। उसी प्रकार से लास्की ने लिखा है कि ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाए। तो अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे सर्वोच्च पद है, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पद अमेरिका के राष्ट्रपति का है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे महान शासक है, बन गया है। और हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना विश्व के किसी भी जो है संस्था से हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पद विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे महान पद है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रपति का जो है पद का संगठन किस प्रकार से है, उसका अवधि और उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। हम ये देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद का संगठन, तो देखिए राष्ट्रपति के पद का संगठन, राष्ट्रपति के पद का संगठन। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की क्या योग्यता है। तो राष्ट्रपति के पद का संगठन में हम पहला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं कि राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं अमेरिकी संविधान में। तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं में हम देखते हैं क्या क्या योग्यताएं राष्ट्रपति पद की। पहली है अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। दूसरी है वह 35 वर्ष की आयु, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी है उसे कम से कम 14 वर्ष तक वह अमेरिका में रह चुका हो, 14 वर्ष तक कम से कम वह 14 वर्ष तक अमेरिका में 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति की योग्यताएं हमने देखी कि अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो। इसके साथ साथ ही पागल दिवालिया न हो और किसी अपराध के सिलसिले में जेल नहीं जा चुका हो। इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि इन सब योग्यताओं के साथ साथ ही वो कि पागल ना हो, दिवालिया ना हो, इसके साथ साथ ही किसी अपराध के लिए जेल नहीं जा चुका हो, ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं हमने देखी
कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं। उसी तरह से हम देखते हैं हम राष्ट्रपति पद की अवधि। तो देखिए राष्ट्रपति पद की अवधि में हम देखते हैं कि अमेरिकी के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। तो देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, इसमें हम देखते हैं कि संविधान, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 में यह वर्णित है, अनुच्छेद 2 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति, यह वर्णित है कि अनुच्छेद 2 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। वर्णित है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। 4 वर्ष इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। उसी तरह से हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। यह पद स्थायी है और 4 वर्ष से पहले उसे नहीं हटा सकते। 4 वर्ष से पहले, 4 वर्ष से पहले उसे, 4 वर्ष से पहले उसे केवल 3 परिस्थितियों में, 3 परिस्थितियों में हटा सकते हैं। 3 परिस्थितियों में हटा सकते हैं। पहला है वह स्वयं त्यागपत्र दे दे, वह स्वयं त्यागपत्र दे दे, वह स्वयं त्यागपत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए। तीसरा है उस पर महाभियोग का आरोप, उस पर महाभियोग का आरोप, महाभियोग का आरोप सिद्ध हो जाए, उस पर महाभियोग का आरोप सिद्ध हो जाए। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति का पद जो है स्थायी है और इसे 4 वर्ष से पहले हम नहीं हटा सकते। केवल 3 परिस्थितियों में ही इसे अपने पद से पहले हटा सकते हैं। या तो वह स्वयं त्यागपत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए, या उस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट का आरोप सिद्ध हो जाए। इन 3 परिस्थितियों में ही उसे अपने पद से पूर्व हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का है।